हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अब फिर से पनिशमेंट की ही चैप्टर के कंटेंट के ऊपर हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हम लोगों का सब्जेक्ट नंबर 3 है, जीएसटी डिप्लोमा का। इसमें हम लोग पेनाल्टी की लास्ट कंटेंट के ऊपर चल रहे हैं और सेक्शन 132 को अभी हम लोग कवर अप करेंगे। सेक्शन 132 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस। अब यहाँ पर जब सर्टेन ऑफेंस की बात हो रही है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऑफेंस जो 132 में दे रखे हैं वो किस तरह से हैं, और ये उन ऑफिसर्स के लिए भी गाइडलाइन होती है जिनके अंडर में पूरा केस रहता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले देखिए, जीएसटी लॉ के ही अंडर में बात हो रही है। तो जीएसटी लॉ प्रिस्क्राइब्स फॉर पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस which is addition to penalty leviable under section 122, 129 और 130। सर इसका क्या मतलब लग रहा है? इसका मतलब है कि 122 में आपके ऊपर पेनाल्टी लग चुकी है, 129 में भी पेनाल्टी लग चुकी है, 130 में भी पेनाल्टी लग चुकी है, जो अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा। सर, पेनाल्टी ऑफ ए पनिशमेंट में क्या अंतर आ रहा है? बेटा, जो पेनाल्टी लगी थी इसको ध्यान से देखिए, ये आपके ऊपर मॉनेटरी इफेक्ट डाल रही थी, मनी के तरह से आपके ऊपर चार्ज हो रहा था। 100 रुपीज, 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, हर कंडीशन में ये एक मिनिमम चार्जेस थे। और ये चार्ज जब मनी का होता था तो सबसे पहले तो आपके ऊपर जो टैक्स का अमाउंट था नहीं दिया उसको यूज देखते थे, फिर टैक्स के बाद में पेनाल्टी का एक परसेंटेज था, और जो इंचार्ज ऑफिसर था उसके अकॉर्डिंग पेनाल्टी चार्ज करके आपके ऊपर मॉनेटरी टर्म्स में इनको यूज कर लिया जाता था। मगर अब जो ऑफेंस है उस कंडीशन में आगे किस तरीके से पनिशमेंट और आपको मिल सकती है, ये वैल्यूज जनरली एक स्पेसिफिक लिमिट में होती थी। और कई बार आपने देखा कि डायरेक्शन ये दिया जाता था कि पेनाल्टी और टैक्स ये सब जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो। अब आते हैं बात पनिशमेंट के ऊपर। तो सर पनिशमेंट में क्या क्या करेंगे देखेंगे। देखिए, जीएसटी लॉ प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट इसी सेक्ट में करेगा। फर्स्ट, कब? हु एवर कमिट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस, उसने ये अपराध कर दिया, क्राइम कर दिया, गलती कर दी। तो यहाँ पर जब ये ऑफेंस की बात है तो नंबर 1, सप्लाई यानी गुड्स और सर्विसेज। शुरू से ही देख रहे हैं, जब गुड्स लगता है सर्विस और बोथ, ये तीन चीजें आ जाती है। विदाउट इशू ऑफ एनी इनवॉइस इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इस दिस एक्ट और द रूल। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये टेक्निकल लाइन है, इसको लिखते समय यूज करिएगा। प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर, इस पूरी लाइन को आप आंसर में लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि इससे सब चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। विद द इंटेंशन ऑफ इवेट टैक्स। सर ये तो पुरानी ही बात रिपीट हो रही है कि उसमें भी हम गुड्स और सर्विसेज को ही लेते थे और इवेट करने का पर्पज होता था, इंटेंशन होता था। ठीक, ये सब जितना जितनी पुरानी बातें हैं, जब हम इन लोगों को यहाँ तक आप देखते चलिए कि हम इसको यहाँ तक कवर अप कर लेंगे, तब उसके बाद में क्या पनिशमेंट होगा और क्या जजमेंट होगा, तो उसको बेटा ध्यान से देखिए कि अभी तक मैंने मॉनेटरी की बात करी थी और यहाँ पर देखिए इम्प्रिजमेंट की बात हो रही है सर? हाँ बेटा, अभी तक तो जो है आपके ऊपर से मॉनेटरी बात हो रही थी तो पेनाल्टी लग रहा था, मगर अब जब पनिशमेंट की बात हो रही है तो वो जेल हो जाएगी। इसीलिए मैंने पहले ये सोचा कि मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करके पॉइंट क्लियर करा दूं।
द इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट का मतलब सीधे सीधे जेल, ये है पनिशमेंट। रिफर टू इन क्लॉज 1, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, सेकंड थर्ड ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 shall, in the absence of special and adequate reason to the contrary, to be recorded in the judgment of the court, be for a term not less than 6 months। देखो, उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए और उसके रिलेशन में है। जो ऊपर अभी अब हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा था कि सर ये तो वही सब बातें हो रही है, उन सब बातों में पेनाल्टी था पहले जो पॉइंट्स आपने याद किया था। अब यहाँ से सेक्शन 122 आपके जेल जाने का बंदोबस्त कर देता है कम से कम 6 महीने के लिए। और इसमें जो और पॉइंट्स हैं उसमें से नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल भी पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल एक लीगल वर्ड है जिसपे हम कहते हैं जमानत, बेलेबल के लिए, और गैर जमानती। तो जमानत भी हो सकती है और जमानत नहीं। सर जमानत हो सकती है तो कुछ इस तरीके से है कि जेल जाने पर आपको जमानत मिली और बाहर आ गए, और कुछ इतने ज़्यादा होंगे कि जो कि गंभीर श्रेणी के अपराध माने जाते हैं, उनमें तो फिर जमानत भी आसानी से नहीं होती है। तो बेटा शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1। अब आप इसको थोड़ा गहरान से समझेंगे कि ये पॉइंट्स हमारे लिए हैं क्या। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट। अब आप देखिए, जो आपको सब पुरानी बातें लग रही थी उन्हीं की अब मैं बात फिर से स्टार्ट करता हूँ। पॉइंट नंबर ए, सप्लाईज, किसी बंदे की बात हो रही है जो इन सब सेक्शन के अंडर में था। सप्लाई यानी गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब आपको आंसर लिखने का तरीका आ गया है इतना पढ़ने के बाद में, कि आप गुड्स लिख रहे हैं, सर्विस लिख रहे हैं, फिर बोथ को यूज कर रहे हैं। विदाउट इशूइंग ऑफ एनी इनवॉइस, मतलब बिल, जो इनवॉइस है वो नहीं दिया। इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो ये आपको मैंने पहले भी रिपीट किया था, ये ऐसी लाइन पूरी ऐसी छाप दीजिए, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, और फिर विद द इंटेंशन ऑफ इवेट टैक्स। ये आप प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि सर हमारा इंटेंशन तो टैक्स चोरी करने का था ही नहीं। ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ऐसा पर्पज है तो वो बंदा ऑफेंस में काउंट किया जाएगा। बी, इशूइंग एनी इनवॉइस। सर क्या मतलब? बेटा ये सब पुरानी बातें चल रही है। यहाँ देखो, इनवॉइस विदाउट इशू इनवॉइस था, मतलब बिल ही नहीं दिया था, इनवॉइस ही नहीं इशू किया था। और यहाँ पर बिल तो इशू कर दिया। देखो, इशू एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर से जिन लोगों ने पुरानी क्लास नहीं करी है तो वो भी इस जगह इस बात को बेटा समझ लीजिए। क्या है सेगमेंट? एक वर्ड है आपका इनवॉइस। ठीक, इनवॉइस को आप समझेंगे बिल से रिगार्डिंग तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और दूसरी चीज है सप्लाई ऑफ गुड्स। सर सप्लाई में सर्विस भी तो होता है, ट्रक में कहाँ सर्विस तुम भेज दोगे भर करके। तो इसलिए ये दो बातें हो गई। तो इन बातों में जो पॉइंट नंबर ए है वो तो ये कह रहा है कि जो इनवॉइस बिल है वो आपने नहीं दिया, गुड सप्लाई कर दिया। ठीक। पॉइंट नंबर बी ये कह रहा है कि बिल तो दे दिया फर्जी, मगर गुड्स सप्लाई नहीं किए। तो देखो दोनों में ही साफ साफ डिफरेंस दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? एक में बिल तो दिया मगर गुड्स नहीं दिए, दूसरे में गुड्स तो दिया मगर बिल नहीं दिए। रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पॉइंट और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इशू एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर। मैंने क्या कहा था? उस लाइन को रट्टा मार लो, बिल्कुल वैसे ही यूज होगी, देख लो। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर, ये देखो, ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल मेड देयर अंडर। ये टर्म आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा लिखना। और मैंने कहा था कि अपने आंसर को अच्छा करने के लिए रट्टा मार लो दिमाग, गुड्स, गुड के साथ सर्विसेज और बोथ।
मतलब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसको आप प्रॉपर वे से यूज कर सकते हैं। तो ये देखो लिखा है सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ, देखो बना कि नहीं बना, लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट क्रेडिट और रिफंड ऑफ टैक्स। अब अगर आप जो है बिल इशू कर दे रहे हैं, गुड्स नहीं दे रहे हैं, तो आपका इंटेंशन तो क्लियर ही है कि आप आईटीसी गलत लेना चाहते हैं या फिर रिफंड ऑफ टैक्स करना चाहते हैं, इस बिल का गलत ही यूज होगा, तो आप आ जाएंगे जेल में। पॉइंट नंबर सी, अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग सच इनवाइस और बिल, रिफर टू क्लॉज बी। तो अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसका यहाँ तो खाली बी नंबर पे, तो आप पर्पस था आपका कि आप इस पर्पस से ऐसा करना चाह रहे हैं, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का आपका पर्पस था। सी तो ये कह रहा है कि तुमने इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले ही लिया, क्या लगा करके, ये इनवाइस को लगा करके, क्लॉज बी, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो क्लॉज बी जो सिंपल है वो तो सिर्फ आपकी सोच को बता रहा है कि सोच कैसे आप ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं इनवाइस कि आप इस पर्पज से करना चाहते हैं। बी के बाद सी ये कह रहा है कि इतना काम हो गया और बिल भी फर्जी इशू हो गया और उस बिल को लगा करके आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया, जेल जाने को और पक्का तैयार हो जाएंगे क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं। डी, कलेक्ट एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल टू पे द सेम अमाउंट टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। कलेक्ट तो कर लिया कस्टमर से टैक्स को और गवर्नमेंट को ड्यू डेट तक का नहीं दिया, ये भी जो है आपके पेनाल्टी का पार्ट हो गया था और ये यहाँ पर आकर के पनिशमेंट में भी आ जाएगा। 3 महीने का लिमिट टाइम याद रखिएगा। पॉइंट नंबर ई, इवेड टैक्स। सर इवेड टैक्स, बेटा पॉइंट नंबर 1 में भी इवेड टैक्स था, पॉइंट नंबर बी में भी इवेड टैक्स था। सर फिर हम यहाँ पढ़ें, बेटा यहाँ पॉइंट नंबर ए और बी में तो उसका पर्पस था कि इस पर्पस से आप ये वाली हरकत कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं इस पर्पस से। और यहाँ पर ए से डी तक का जो आपका पर्पस था वो सब पूरा हो गया और डी में आते ही आपने क्या किया, उस टैक्स को चोरी कर ही लिया, बचा लिया, या फिर फ्रॉड करके इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपने ले लिया, या फिर आपने रिफंड को भी ले लिया इसी पर्पस के लिए। वेयर सच ऑफेंस इज नॉट कवर्ड अंडर द ए टू डी। तो ऊपर तक तो पर्पस चल ही रहे थे ए और बी के, इसमें सी और डी इसलिए ऐड कर दिया कि जो सी और डी में भी ऐड नहीं होते हो तो वो भी इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे तो बेटा देख लीजिए फिर से, यहाँ इंटेंशन था कि आप इवेट कर रहे हैं और यहाँ पे इवेट कर दिया और उसका फायदा ले लिया, तो ए और बी तो यहाँ सीधे सीधे मैंने बताया कि ऐसे यूज हो गए पर्पज से। सी और डी वो वाले पॉइंट जो सी और डी में नहीं आए हैं, और तब भी अगर आप टैक्स इवेट कर लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेते हैं फ्रॉडेंटली, और फ्रॉडेंटली जो है आप रिफंड ले लेते हैं, तो भी केस ई कवर कर लेगा आपको। केस एफ बताता है कि गलती से या सब्स्टिट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड और प्रोड्यूस फेक अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स या फर्निश एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन विद द इंटेंशन टू इवेट टैक्स पेमेंट ऑफ द टैक्स ड्यू अंडर दिस एक्ट। सर इसका क्या मतलब है, यहाँ पर भी जो है इंटेंशन आ रहा है, बेटा ये इंटेंशन जो है वो इस बात को बता रहा है कि आपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ फर्जी, कुछ गलत और फेक तरीके से प्रेजेंट करके दे दिए। ऐसी एक्टिविटी हो सकता हुई हो और हो सकता नहीं हुई हो सकता है गलती से दे दिया हो, यहाँ पर ये पॉइंट है। जब बल्कि ऊपर के जितने पॉइंट थे इसमें एक्टिविटी तो हो रही थी, गुड्स गए तो बिल नहीं गया, बिल दिया तो गुड्स नहीं गए, ऐसी बात हो रही थी। यहाँ तो एकदम प्योर ही गलत बात हो गई कि ऐसा कुछ मैटर ही नहीं था, सब फर्जी फर्जी सिस्टम ही लगा करके गलत रिकॉर्ड लगा के प्रूफ कर दिया। जी, ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज। अब यहाँ तक तो आप बेटा हर तरीके से प्रूफ कर दिए गए। अब इसके बाद में बात आती है कि आपके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, कार्यवाही स्टार्ट हो गई। तो जब
प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, कार्यवाही स्टार्ट हो गई, तो कोई ना कोई जो है ऑफिसर ही तो इसको करेगा। और जब ऑफिसर जो है वो आकर के वर्क करना चाह रहा है, तो आप उसको ड्यूटी नहीं करने दे रहे, उसकी ड्यूटी में बाधा पहुंचा रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर पेनाल्टी के पार्ट में माना जाएगा। अभी परसों हाई कोर्ट ने जो है वो इस बात के लिए बोला है कि जब तक का गुड्स पूरे फाइनल जो है प्रूफ नहीं हो जाते कि मिस्टेक करी है, ऑफेंस किया है, तो इस तरीके से इतने लंबे समय तक के लिए गुड्स को अपने पास सीज कर लेना जो है वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये हिमाचल प्रदेश का केस था। केस का पार्टी का नाम नहीं याद आ रहा, 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ऑर्डर दिया। हिमाचल प्रदेश की एक पार्टी थी, तो उसके गुड्स को जो है वो सीज कर लिया गया था, फिर वो इसके अगेंस्ट में कोर्ट पर गया था, और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया था और वो कोर्ट से हार गया था। हाई कोर्ट का तो उसने अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी। तो 2 दिन पहले में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला ऑर्डर दिया है कि इसको गवर्नमेंट को जो है कंसीडर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि सेलर के ऊपर अनड्यू प्रेशर पड़ता है, और इतने समय तक के लिए जो गुड्स उसके पास हैं वो गवर्नमेंट के पास, उनका ख्याल भी रखना और बहुत सी चीज़ें। तो बहरहाल यहाँ पर उस कोर्ट केस की बात नहीं हो रही है। मैं कोर्ट केस किसी अभी अगले क्लास में देख करके आपको बता दूंगा कि उस कोर्ट केस का क्या नाम था। इतना आता है हिमाचल प्रदेश का कोर्ट केस था, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। अच्छा, तो हम लोगों ने जो है कहाँ तक का कर लिया सर? हम लोगों ने जो है जी तक का कर लिया। वेरी गुड, जी तक का कंप्लीट करा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग एच पे। एक्वायर पोजीशन ऑफ, एक्वायर पोजीशन ऑफ मतलब अपने कब्जे में रखना, कि ये हमारे कब्जे में है, या फिर और इन एनी वे कंसर्न हिमसेल्फ, अपने कब्जे में नहीं रखा तो किसी भी तरीके से आप उससे जुड़े हुए हैं। देखो, कब्जे में रखने का मतलब है कि मान लो कि ये तुम्हारा गोडाउन है, तो जो गुड्स थे वो तुमने यहाँ ला करके अपने गोडाउन में रख लिए, तो ये क्लियर कट तुम्हारे कब्जे में आ गया। अब इसमें कोई एंट्री नहीं कर रहा है, तुमने कहीं छुपा के रखा हो, कहीं पर भी हो, इसलिए एक्वायर पोजीशन वर्ड यूज हो गया। मगर इसके बाद आगे जो बात होती है, कंसर्न हिमसेल्फ इन, कब्जे में तो नहीं रखा है, मगर वो ऐसे अपने आप को अटैच किया हुआ है ट्रांसपोर्टिंग से, मतलब वो गुड्स कहीं कहीं मूव कर रहे हैं, रास्ते में हैं, या फिर कहीं कोई गुड्स ऐसे रखे तो वहां से हटा करके रिमूव करे जा रहे हैं। रिमूव करने का मतलब है कि एक जगह गलत तरीके से रखे हुए थे, तो उस जगह से उनको दूसरी जगह पर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सबूत ही मिट जाएं, या फिर आप कहीं डिपॉजिट कर रहे हैं, कीप कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। इतने कंटेंट इसमें आते हैं, और से लेकर के यहाँ तक का। या फिर हम इसके आगे अगर पढ़ें और, तो क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी? ऐसे आइटम को हम परचेज कर रहे हैं, बस खत्म। या फिर एनी अदर मैनर डील विद एनी गुड्स विच ही नोज, मतलब वो जानता है। चलो, अगर नहीं जानता है तो उसके पास ये रीज़न है बिलीव करने का। क्या बिलीव करने का रीज़न है? कि ये सब जो गुड्स हैं ये कॉन्फिस्केटेड गुड्स हैं, मतलब ये जब्त किए गए गुड्स हैं, और इनको जब्त करने के बाद में उस ऑफिसर ने अपने पास रखा। सर, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर और हो जाता बेटा, समझिए। गुड्स को सीज किया, सीज करने के बाद में ऑफिसर ने किसी एक जगह रखा, क्योंकि अब गुड्स के ओनर के तो पोजीशन में नहीं रहेगा, ये किसके पोजीशन में? ऑफिसर के पोजीशन में। वो कैसे भी कहीं पे भी ऑफिसर इसको रख सकता है जहाँ सुरक्षित हो। और आप हैं, आपको ये पता चल जाता है किसी भी तरीके से, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस गुड्स को यहाँ से मूव करा देते हैं। मूव करा करके या तो अपने पास ले आते हैं, नहीं लाते हैं तो जो यहाँ से इसको मूव कर रहा है, चोरी कर रहा है, जैसे तैसे भी कर रहा है, आप इस पार्टी के साथ इंगेज हो जाते हैं, सबूत मिटाने के लिए लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर कहीं पे भी जो गुड्स हैं जो ऑफिसर ने रखे हुए थे उनके ऊपर आप अपनी पावर यूज करते हैं, इंगेज होते हैं, तो आप पॉइंट नंबर एच के दायरे में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर ई का मतलब, आई का मतलब है रिसीव, और इज एनी वे कंसर्न विद द सप्लाई, और इन एनी अदर मैनर डील विद द सप्लाई और सर्विसेज।
which he know has a reason to believe the contravention of provision। अब देखो सर, यही बात तो यहाँ लिखी थी। नहीं बेटा, यहाँ पर कॉन्फिकेटेड गुड्स थे और यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स को भी बढ़ा करके इस दायरे में डाल दिया गया है। क्या मतलब सर? गुड्स तो सीज हो गए, गुड्स सीज हो करके जो है वो किसी जगह पर रखे जा सकते हैं, उनको एक स्टॉक पे रखा जा सकता है, मगर सप्लाई का जो पोर्शन है वो तो गुड्स का वही सिर्फ यूज होगा, मगर जो सर्विस का है उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे भाई, उसको कैसे स्टोर करोगे? तो कहने का मतलब है कि अगर सर्विस से रिलेटेड बात हो तो कोई ऐसा प्रोविजन हो जो कि उल्लंघन कर रहा हो, या आप जान रहे हो कि ऐसा हो रहा है, इस क्या मतलब एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल मेड अंदर, इसके अगेंस्ट में आप इंगेज हो जाते हैं तो अब आई के दायरे में आ जाओगे। देन जे पर आते हैं, टेम्पर और डिस्ट्रॉय। टेम्पर सबूत छुपा दिए, फाड़ दिया, भगा दिया, या उनको इस तरीके से एविडेंस को, डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे कि सबूत ही ना मिले। ऐसी एक्टिविटीज में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो भी आप इसमें अंदर में गिने जाएंगे। आफ्टर देन के पर आते हैं। के का मतलब है फेल टू सप्लाई एनी इंफॉर्मेशन विच ही रिक्वायर्ड टू सप्लाई अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, द बर्डन ऑफ द प्रूविंग विच शैल बी अपॉन हिम दैट इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय हिम इज ट्रू। और ये आप गलत, आपके ऊपर दबाव था, आपकी उम्मीद की जा रही थी, आपकी ड्यूटी थी कि आप सही इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे, मगर आप जो हैं उस बात को छुपा लेते हैं और सही खबर आप नहीं देते। बहरहाल ये ए से लेकर के तक हम लोगों ने यहाँ तक पॉइंट किए जो कि पॉइंट नंबर 1 पे थे। तो ये सारे के सारे पॉइंट ए से लेके के तक आपको जो है यहाँ पर कवर अप करते हैं। अब अगर कुछ छूट भी जाता है तो बची हुई सारी चीज़ें वो सारी की सारी पनिशेबल हो जाएंगी, और वो पनिशेबल किस तरीके से होंगी वो पॉइंट नंबर आई आपको बताएगा। तो पॉइंट नंबर आई क्या कहता है? अटेम्प्ट टू कमेंट या अबेट द कमीशन ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस मेंशन। ये ऊपर वाले किसी भी चीज में ए से ले के आप इन्वॉल्व हैं तो क्या हो सकता है? इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, जो टैक्स चोरी किया गया है, और द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, मतलब जो सीधे सीधे पैसे की बात कर रहा है। तो अगर वो पैसा 500 रुपए, सॉरी 500 लाख रुपीज, अगर 500 लाख रुपीज जो है उस जगह पर है तो इम्प्रिजमेंट जो है वो आपकी 5 साल और विद फाइन। तो यहाँ रुपए से जोड़ दिया गया, एक्सीज 502 लाख रुपीज होगा। 500 लाख तो बहुत हो गया, ये कुछ गलत है, तो 500 टू 1 लाख होगा। तो 500 से लेकर के और अगर लाख तक का जाता है तो इस कंडीशन में आप जो है 5 साल की जेल, तो मैंने बोला ना सीधे सीधे जेल के प्रोविजन के लिए तैयार हो जाइए। सेकंड है इन केस वेयर द टैक्स इवेडेड डैश 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 डैश। तो अब यहाँ पर 200 लाख रुपीज की बात हो रही है, वहां पे 500 लाख की बात हुई थी, ये 200 लैक्स की बात हो रही है। एक्सीड 200 लैक्स वर रॉन्गली टेकन एक्सीड 200 लैक्स। 200 लैक्स का मतलब तो इतना हो गया, 200 लैक्स, एक तो एक दो तीन, ये पूरे टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 20 करोड़ की बात हो गई है। बट डज नॉट एक्सीड द 500 लैक्स, मतलब 20 करोड़, 2 करोड़, 200 लैक्स मतलब 2 करोड़। फिर से देखिए इस पॉइंट को बताते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 500 लाख रुपीज, तो 500 लाख रुपीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये 500 हो गया और फिर लैक्स लगा देंगे, तो लैख का मतलब 5 0, 1 2 3 4 5, और ये करोड़। तो इसको सिंपल भाषा में 5 करोड़ भी, जब नए नए टर्म बेटा यूज हो रहे हैं जगह जगह बुक में, इसलिए मुझे आपको थोड़ा सा इस तरह बताना पड़ा। तो ये 5 करोड़ की बात हो गई। फिर ये 2 करोड़ से 5 करोड़ की बात हो गई, जो बात करता है आपके ऊपर पेनाल्टी लगाने के लिए। आफ्टर देन लिमिट, फिर से यहाँ पे ग्रुप बनेगा। इन द केस 200 लाख रुपीज डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, तो पहला 5 करोड़, दूसरा 2 से 5 करोड़, फिर तीसरा 2 करोड़ से नीचे की बात हो गई। इन सब में अलग अलग टाइम का जेल दिया है बेटा। 5 करोड़ ज्यादा हुआ तो 5 साल हो जाएगा, ये देखिए 5 इयर्स हो गया। 2 से 5 करोड़ है तो उसका मिड ले लीजिए, 3 साल हो गया। 2 करोड़ से कम है तो 1 साल की जेल हो गई, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। और अगर इन सबसे कम आता है
तो 6 महीने की जेल और फाइन हो गया। तो अब आपके पास में 4 कैडर बन गए। जब सबसे ज़्यादा वैल्यू की बात हो, 5 करोड़ के ऊपर हो, तो 5 साल से ज़्यादा के लिए तैयार हो जाइए। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में बात हो, 3 साल के लिए तैयार हो जाइए। 2 करोड़ से नीचे की बात हो तो 1 साल के लिए तैयार हो जाइए। और अगर जो है वैल्यू इन सब से और भी नीचे कम अमाउंट की बात हो रही है, ऑफेंस है, तो 6 महीने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब 2 करोड़ के तो नीचे है ही है, मगर ये स्पेशली कहा गया है क्लॉज एफ जी और जे। एफ जी और जे जो क्लॉज है, रिवाइंड करके देख लीजिएगा किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इनके ऊपर जो है वो टैक्स स्ट्रक्चर आपका टाइम कम, पनिशमेंट कम कर देता है। फिर ये आगे के जो पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 2, वेयर एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज अगेन कन्विक्टेड टू द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, देन मतलब दोबारा फिर से कर रहा है तो पनिशेबल सेकंड टाइम होता है। कि दोबारा करने के लिए है तो 5 साल के लिए फिर सजा। अब जो ऊपर के इम्प्रिजमेंट है 1, 2, 3, इन सबको जो है उनको सीक्वेंस में अगर रखा जाएगा तो कोर्ट का जजमेंट भी है, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजन टू द कॉन्ट्रेरी टू बी रिकॉर्डेड इन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट बी फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ। तो इम्प्रिजमेंट जो है 1, 2, 3, 4 पे सारी चीजें अगर अपोजिट नहीं तो 6 महीने के लिए ऑफेंस की बात होती है। 4, 5, 6 इन्हीं अलग अलग बात को बताते हैं और साथ में डायरेक्शंस भी देते हैं। जैसे फोर्थ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सीपीसी। तो अगर सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल को बोलते हैं सीआरपीसी, इसमें जेल हो रही होगी, इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 5 शैल बी नॉन कॉग्निजेबल। अगर सेक्शन 5 में हमने आपको नॉन कॉग्निजेबल बताया था, अवेलेबल बताया था कि ये जो है एक जनज्ञ अपराध है, जघन्य अपराध है, और जिसमें बेल नहीं हो सकती, और एक होता है कि बेल हो सकती है। उसी तरीके से उसमें अगर सीआरपीसी में कुछ दिया है तो उसके अगेंस्ट में नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 डिफाइन करता है ऑफेंस स्पेसिफाइड ABCD, जो ऊपर के 4 थे जिनको लेके ई बनाया गया था, उसके लिए कि किसको हम कॉग्निजेबल मानेंगे और किसको नॉन कॉग्निजेबल। तो ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे कॉग्निजेबल में आएंगे और नॉन बेलेबल में आएंगे। मतलब सर, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल का मतलब, बेटा मतलब समझिए, इन्हें हम कहते हैं बहुत गहन नेचर के अपराध, मतलब बहुत गंभीर प्रकृति के अपराध, और इनके ऊपर जो है बेल नहीं मिलती, सीधे जेल ही जाना है, और जेल से रह करके ही सुनवाई आपकी चलेगी। इतना मतलब अपराध की जो प्रकृति या नेचर है वो काफी गहरा है। 6, ए पर्सन शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन आउट ऑफ द कमिश्नर। ये सबसे लास्ट में थोड़ा बचने की बात हो गई कि आप जेल जाने शुरू से डर रहे थे। तो पॉइंट नंबर 6 आपके इस बात को डिनोट करता है कि कमिश्नर से हमें अप्रूवल लेना होगा, और जब कमिश्नर से हम अप्रूवल ले लेते हैं तो फिर ये सारी कार्रवाइयाँ चलती हैं और इंस्पेक्टर के पास इस तरीके से राइट आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पेनाल्टी में कवर अप करा 132 तक, जिसमें शुरू में मॉनेटरी देखा और उसके अलग अलग स्पेसिफिक केसेस देखे, और लास्ट तक आते आते वही केस जब कुछ कुछ रिपीट हुए तब आपने देखा कि अब जेल भी हो सकती है। तो 132 जो है वो जेल और जेल की लिमिट को बताता है। अब आपके मन में आएगा सर इसका मतलब है सब कुछ एकदम याद रखना पड़ेगा। सब एकदम नहीं याद रखना, मगर मेन मेन कंटेंट तो आपको याद रखते ही है कि कितने रुपए के लिमिट के अंदर कितने टाइम की जेल होगी, और कौन से पॉइंट को जो है वो गहन अपराध की श्रेणी में रखा गया है, मतलब कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। तो पॉइंट नंबर 5 जो है और 4, इन दोनों को थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, थोड़ा टिपिकल था। फिर हम लोग मिलते हैं नई क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।